वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, और मैं आपको अपर प्राइमरी में साइंस की तैयारी करा रही हूं। और ये हमारी पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हमारी सीरीज़ 14 है। और हम सितंबर 2014 में सीटेट साइंस पेडागोजी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उनको देखेंगे, सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी सीटेट में साइंस में टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो बहुत डिटेल में अच्छे से समझाए हैं मैंने एक एक टॉपिक को, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको लेकर। उन सभी वीडियो का, उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पेडागोजी का स्टार्टिंग से भी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर नोट्स के लिए और पेडागोजी के जो नोट्स हैं उनके लिए आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ मैंने इनकी PDF दे रखी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन सीटेट साइंस पेडागोजी सितंबर 2014 में पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, गुड साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड एम्प्लाइज दैट साइंस वी टीच शुड। अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं, देखिए बच्चे के प्रति ईमानदार, इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखना है। ट्रू टू द चाइल्ड की बात हो रही है, ना कि ट्रू टू द लाइफ। अगर ट्रू टू द लाइफ की बात होती, जीवन की बात होती, तब पहला ऑप्शन सही हो जाता, रिलेट टू द एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ बात हो रही है ट्रू टू द चाइल्ड की, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ट्रू टू द, जब भी एनवायरनमेंट की बात आती है कि रिलेट करनी चाहिए एनवायरनमेंट से, तो बच्चे उस ऑप्शन को टिक कर देते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बच्चे के प्रति ईमानदार, आप खुद ही सोचिए कोई शिक्षा कब होगी, जब टीचर 100% देगा और वो चीज़ बच्चे को समझ में आएगी, तो वही शिक्षा कैसी होती है, ट्रू टू द चाइल्ड होती है। और जब ट्रू टू द लाइफ की बात होती है तब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे के पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से रिलेट करनी चाहिए, परिवेश से रिलेट करनी चाहिए। तो अभी ट्रू टू द चाइल्ड की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन इसलिए यहाँ पर सही नहीं होगा। कन्वे सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट ऑफ साइंस कंटेंट, कंटेंट की बात हो रही है, विषय वस्तु की बात हो रही है। और जब विषय वस्तु की बात होती है तो वो शिक्षा, जब आप विषय वस्तु को ही ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं सिर्फ, तो वो शिक्षा कभी भी अच्छी नहीं होती। हमें बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना होता है, तो वो शिक्षा ट्रू टू द चाइल्ड नहीं होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ सही नहीं होगा। बी अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड, जी हाँ, यही तो मतलब होता है गुड, अच्छी शिक्षा का, कि बच्चे को समझ में आने योग्य होना चाहिए। और वो तभी होगा जब टीचर अपना 100% देता है, 100% ईमानदारी से जब टीचर पढ़ाता है, तो वही शिक्षा ट्रू टू द चाइल्ड होती है, बच्चे के प्रति ईमानदार होती है। कभी कभी टीचर भी क्या कर देते हैं, आलस खा जाते हैं और अपना 100% देकर बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो वो शिक्षा ट्रू टू द चाइल्ड नहीं होती। ट्रू टू द चाइल्ड शिक्षा वही होती है जहाँ पर टीचर बहुत ही अच्छे से 100% देकर बच्चे को समझाता है और बच्चे को चीज़ें समझ में आती हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए। यहाँ पर किसी भी कौशल की बात तो हुई ही नहीं है। एंगेज द चाइल्ड इन लर्निंग प्रोसेस स्किल, यहाँ पर तो सिर्फ बात हुई थी ट्रू टू द चाइल्ड की, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वंदना इज इंटरेस्टेड टू फोकस मोर ऑन एक्विजिशन ऑफ प्रोसेस स्किल ऑफ साइंस बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। मतलब वंदना जो टीचर है उसका फोकस है कि वो बच्चे के अंदर किसके विकास करना चाहती है, प्रोसेस स्किल का, प्रक्रियात्मक कौशल का बच्चों के अंदर विकास करना चाहती है, जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड शुड शी प्रेफर टू टीच द टॉपिक ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशल, जिसे हम प्रोसेस स्किल बोलते हैं, के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है, क्योंकि वो बच्चों के अंदर प्रोसेस स्किल को डेवलप करना चाहती है। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर आधारित प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, जब भी कभी प्रोसेस स्किल आता है तो वहाँ पर एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, बच्चे स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी करते हैं। और इन चारों ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला में जब बच्चे प्रोजेक्ट करेंगे, परियोजना काम करेंगे, परियोजनाओं पर काम करेंगे, जो टीचर उनको प्रोजेक्ट दे देगा किसी टॉपिक पर, और जब लैब में जाकर वो उनको एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, तो वही बच्चे के अंदर प्रोसेस स्किल, जो प्रक्रियात्मक कौशल है, उसका विकास करने में मदद करेगा। बाकी उनको असाइनमेंट देना, क्वेश्चन देना, होम असाइनमेंट दे देना, ठीक है, उनसे क्विज कराना, क्वेश्चनिंग कराना, इससे बच्चे की प्रोसेस स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी। प्रोसेस स्किल तभी डेवलप होता है जब बच्चा एक्टिविटी करता है स्टेप बाय स्टेप, तो वो किससे होगी, प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड से, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है। देखिए पहले हम समझते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या होती है, टीचिंग एंड लर्निंग क्या होता है। इसमें टीचर क्लास में जाता है, टीचिंग करता है और बच्चे को कोई टॉपिक के बारे में समझाने की कोशिश करता है, उसको वो सिखाता है, ठीक है। और जब वो कोई चीज़ सिखा रहा है टीचर बच्चे को, तो बच्चा और टीचर एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं। और वो क्या करते हैं, जब वो इन्वॉल्व होते हैं तो सीधी सी बात है, या तो टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा या बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे, वो इंक्वायरी भी करेंगे अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो यही यहाँ पर की एक्सपेक्टेशन होगी, मुख्य अपेक्षा होगी, टू एक्वायर क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरी स्किल, प्रश्न और जांच कौशलों का अर्जन करना, ताकि जब बच्चे बाहरी जीवन में जाएं और कहीं उनको कुछ पूछना हो या फिर कोई इंक्वायरी करनी हो तो वो बड़ी आसानी से कर सकें, इस कौशल का, इस स्किल का उनके अंदर डेवलपमेंट हो चुका हो। तो यही यहाँ पर मुख्य उद्देश्य होता है सीखने सिखाने में, टीचिंग एंड लर्निंग में। बाकी साहित्यिक साक्षरता का निर्माण करना, टू क्रिएट लिटरेरी लिटरेसी, ये कोई उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें बच्चे की क्वेश्चनिंग और इंक्वायरिंग स्किल को बढ़ाना है। टू अप्रिशिएट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस एंड आर्ट, ये भी कोई कनेक्ट नहीं कर रहा है। टू एक्वायर एकेडमिक एक्सीलेंस ऑफ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमें बच्चे को इस तरह से नहीं पढ़ाना है कि वो अच्छा स्कोर करे। अच्छा स्कोर करना मुख्य उद्देश्य कभी भी नहीं होता टीचिंग में, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 रिकमेंड्स दैट टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज शुड एम्फेसाइज मैक्सिमम ऑन, ये क्वेश्चन पहले भी कराया है। तो बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में, शिक्षार्थियों की मदद करने में, हेल्पिंग स्टूडेंट टू कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ये मैंने बहुत बार आपको समझा दिया तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। NCF का मेन उद्देश्य यही है कि कैसी हमें टीचिंग देनी है बच्चे को, वो बाहरी जीवन से कनेक्ट करे, ताकि कल को जब वो समाज में जाए तो उस चीज़ को जो उसने पढ़ी है वो उसका प्रयोग कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस कैरिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज इम्प्लाइज दैट इट शुड, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है। देखिए संज्ञानात्मक वैधता, कॉग्निटिव वैलिडिटी के बारे में जब मैंने स्टार्टिंग में पेडागोजी के नोट्स पढ़ाए थे तो तब बताया था, और अगर आपने वो वहाँ पर समझा है तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। संज्ञानात्मक वैधता तभी पूरी होगी जब पाठ्यक्रम कैसा होगा, उनकी आयु के अनुरूप होगा, बी एज एप्रोप्रिएट, क्योंकि जब बच्चा अपनी एज के हिसाब से अपने सिलेबस को पढ़ेगा तब उसके मस्तिष्क में चीज़ें समझ में आएंगी और वो सब्जेक्ट से जुड़ पाएगा, और वो जब इंटरेस्ट लेगा, चीज़ों को समझेगा, उसकी थिंकिंग का लेवल बढ़ेगा। आपने दे दी उसको 10th क्लास की चीज़ और अभी वो 7th क्लास में है तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए समझना। तो हमें कॉग्निटिव, अगर बच्चे की कॉग्निटिव वैधता को सेटिस्फाई करना है तो उसके लिए जो हमारा कैरिकुलम है वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, आयु के अनुरूप होना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से सोचेगा, उसकी सोच विकसित होगी, थिंकिंग उसकी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ओवरऑल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। बाकी और देख लेते हैं, कन्वे सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिकली करेक्ट फैक्ट। देखिए जब भी फैक्ट की बात आ जाती है कि खाली आप बच्चे को फैक्ट बता दें, थ्योरी बता दें, जितने भी लॉज हैं, तो आपको लगता है क्या उससे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा? नहीं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तब होता है जब बच्चे की सारी चीज़ें कवर करी जाती हैं और उसी तरह से पढ़ाया जाता है जिस एज में वो है। उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। यूज़ एप्रोप्रिएट पेडागोजिकल प्रोसेसेस इन टीचिंग, ये कहीं भी इससे रिलेट नहीं कर रहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। इनेबल द चाइल्ड टू व्यू साइंस एज अ सोशल एंटरप्राइज, ये भी बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा है कॉग्निटिव वैलिडिटी से, जहाँ पर बच्चे का मस्तिष्क का विकास होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कॉग्निटिव वैलिडिटी साइंस कैरिकुलम में कैसी होनी चाहिए? वो बच्चे की आयु के अनुरूप होनी चाहिए। और जब मैंने आपको नोट्स पढ़ाए थे तो उसमें भी ये पॉइंट लिखवाया था, कॉग्निटिव वैलिडिटी में सिलेबस बच्चे की आयु के अनुसार ही होना चाहिए, तभी उसके मस्तिष्क का अच्छे से विकास होता है, वो खुल के अपनी चीज़ों को सामने रखता है, परिकल्पनाएं करता है, इमेजिनेशन करता है, जिससे उसके हर तरह के कौशल में, जो हर तरह की स्किल है उसके डेवलपमेंट में मदद होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द टॉपिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन क्लास 6 कैन बी टॉट मोस्ट इफेक्टिवली बाय। कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है, जैसे हम फिल्ट्रेशन से क्या करते हैं, मिट्टी निकाल देते हैं पानी में से, और जो पानी में से सॉल्ट निकालना है, इस तरह का कुछ भी सब्सटेंस सेपरेट करना होता है तो वो आपका सेपरेशन वाला चैप्टर है क्लास 6 में। उसको सबसे अच्छे तरीके से टीचर कैसे पढ़ाएगा। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्यान करके। गहन व्याख्यान बहुत ही गलत होती है, इससे बच्चा बोर हो जाता है और उसको टॉपिक समझ में भी नहीं आता और उसका इंटरेस्ट भी नहीं बन पाता और कहीं ना कहीं वो रटने लगता है। रोड लर्निंग यहाँ पर ज़्यादा प्रमोट होती है, इसलिए ये ऑप्शन अच्छा नहीं है। यूजिंग हैंड ऑन एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट, जब भी हैंड ऑन एक्टिविटीज़ की बात आ जाए तो समझ लीजिए वो ऑप्शन साइंस में बहुत ज़्यादा सही होने के चांसेस हैं। शिक्षार्थियों द्वारा हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को कराकर। हैंड ऑन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जहाँ पर बच्चे खुद से करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पर खुद से समझकर सीखते हैं चीज़ों को। जैसे टीचर ने खुद से बोला कि आप पानी में से मिट्टी को अलग करके दिखाइए, तो बच्चे किस तरह से उसको अलग कर रहे हैं हैंड ऑन एक्टिविटीज़ के माध्यम से, मतलब एक्सपेरिमेंट के माध्यम से या कुछ भी एक्टिविटी के माध्यम से। जब बच्चे खुद चीज़ें कर रहे हैं तो वो आपका सबसे अच्छा बेस्ट मेथड होता है साइंस में, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही होगा। बाकी यूजिंग गुड होम असाइनमेंट, गृह कार्य देकर तो टीचर को पता ही नहीं होगा कि बच्चे ने क्या करा है। ऑर्गेनाइजिंग मोर ग्रुप डिस्कशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट टॉपिक, उससे कुछ नहीं होगा। हमें टॉपिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ाना था, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म इन रिलेशन टू साइंस एजुकेशन मीन्स दैट चिल्ड्रन शुड बी। विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चे को, देखिए जब रचनावाद की बात आती है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आती है, इसका मतलब होता है बच्चे के सृजनात्मकता कौशल, क्रिएटिविटी स्किल को बाहर निकाला। यहाँ पर हम बच्चे को इस तरह से एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, और जब वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा तो जो बच्चे के अंदर छुपी हुई क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, वो बाहर निकल कर आएगी। यही आपकी रचनावादी विचारधारा होती है। यहाँ पर बच्चे को हमें इन्वॉल्व करना होता है, उसको पार्टिसिपेट कराना होता है। जैसे रोल प्ले होते हैं, ड्रामा होते हैं, नाटक होते हैं, उन सब में बच्चा पार्टिसिपेट करता है। उससे क्या होता है, बच्चे की जो क्रिएटिविटी स्किल है वो पूरी तरह से बाहर आती है और उससे कहीं ना कहीं बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो यही आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म होती है, रचनावादी सोच होती है। तो इसका मतलब हम क्या है, ये हमें बताना है साइंस एजुकेशन में। गिवन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट साइंस, साइंस के विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देने से कोई भी कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावादी सोच बच्चे के अंदर विकसित नहीं होगी, कोई भी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। जी हाँ, यही तो है, एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग साइंस। बच्चे को हमें एक्टिवली इन्वॉल्व करना है सीखने की प्रक्रिया में। चाहे आप रोल प्ले कराएं, चाहे आप एक्सपेरिमेंट कराएं, चाहे कोई भी एक्टिविटी कराएं, बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराएं। चाहे बच्चा खुद से कर रहा है, उससे क्या होगा, जब बच्चा एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व होता है, तो उसकी जो क्रिएटिविटी स्किल है वो बाहर निकल कर आती है। जैसे रोल प्ले वगैरह होते हैं, आप बहुत बार कहते हैं अरे हमें तो पता ही नहीं था तुम्हारे अंदर ये भी खासियत है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उससे क्या होता है, बच्चे की जो छुपी कौशल होते हैं, स्किल्स होते हैं, वो बाहर निकल कर आते हैं। तो इसलिए उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए। यही यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बाकी कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना, उनको डिस्करेज करना कि क्वेश्चन मत पूछो, तो ये तो गलत हो गया। गिवन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट, वैज्ञानिक विकास के बारे में बिल्कुल नवीन जानकारी देना, ये भी कोई यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेशन नहीं रखता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाइल टीचिंग द टॉपिक ऑन मोशन एंड टाइम टू क्लास 7th स्टूडेंट, सविता गेव एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन टू द स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल वॉज कोटेड बाय इनकरेक्टली। कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को भिन्न प्रकार की गति के उदाहरण देती है। उसके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण गलत है। देखिए, मोशन ऑफ बॉय सिटिंग इन अ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड क्या होता है, जिसमें बच्चे गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, तो वो तो आपका सर्कुलर मोशन का उदाहरण हो गया, तो ये तो सही है। मोशन ऑफ अ हैमर ऑफ अ इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, वो क्या होती है, ऑसिलेटरी होती है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, तो ये भी आपका सही हो गया, ठीक है। मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल हिट बाय द बैट्समैन, बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट की बॉल की गति, वो भी सर्कुलर मोशन होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बाकी गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार गति, ये कोई भी आपका मोशन नहीं है। मोशन ऑफ अ बॉय सिटिंग इन अ मूविंग कार इन रिलेशन टू द कार,
तो यहाँ पर यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे आपके कैसे हैं, मोशन के एग्जाम्पल हैं। देखिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैंने टॉपिक में आपको सब कुछ पढ़ाया है, बाकी इस क्वेश्चन को पेडागोजी में ही ऐड करके दिया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो हमारा प्रोसेस स्किल प्रक्रियात्मक कौशल से रिलेट करते हुए पेडागोजी में डाला गया है। अंजलि आस्क द फॉलोइंग टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 वाइल मेकिंग अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ टास्क टू बी परफॉर्म टू अचीव द डिजायर रिजल्ट। अंजलि कक्षा 7 के बच्चों को विद्युत चुंबक के बारे में उनके कुछ चरण बताती है और कहती है कि इनको अरेंज करिए सही ऑर्डर में, ठीक है। वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ये आपका प्रक्रियात्मक कौशल होता है, प्रोसेस स्किल यहाँ पर टीचर बच्चे के अंदर डेवलप करना चाह रहा है, तो हमें सही ऑर्डर बताना है। देखिए कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए, कभी भी पहला ये सीक्वेंस नहीं होगा। यहाँ पर आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तब भी आप आंसर दे देंगे। कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए, क्या ये पहला स्टेप आपको लग रहा है? नहीं। विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए क्या होता है। स्विच ऑन द करंट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन। देखिए करंट को ऑन कर दिया गया है, इसका मतलब ये लास्ट स्टेप ही होगा और हम फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन तो हमारा लास्ट स्टेप होगा। और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर 1 में है और ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 2 ऑप्शन बाहर हो गए। अब हमारा खाली या तो सेकंड आंसर है या फोर्थ आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं। लोहे की कील के आसपास तांबे की तार को मजबूती से लपेटिए। वाइंड अ कॉपर वायर टाइटली अराउंड एन आयरन नेल। फिर आगे वाला स्टेप भी पढ़ लेते हैं। तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। कनेक्ट फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द सेल। सी और डी एक साथ आएंगे और सी और डी एक साथ हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही सीक्वेंस होगा। सबसे पहले अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का इफेक्ट देखना है तो हमें कॉपर वायर को लोहे की कील पर लपेटेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके तारों को सेल के टर्मिनल से जोड़ देंगे। फ्री एंड जो वायर के हैं उनको हम सेल के टर्मिनल से जोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मैग्नेट है उसका इफेक्ट देखने के लिए कील के किनारे के पास कुछ पिन रखेंगे। प्लेस सम पिन नियर द एंड ऑफ द नेल। उसके बाद सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे। जो टर्मिनल से हमारे सेल जुड़ गए हैं, पूरा एक सर्किट बन गया है, तो हम विद्युत को जब हम स्विच करेंगे करंट को और जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रवाहित होगी हमें उसको देखना है। और उसको देखने से हमें पता चलेगा क्या होगा कि जो कील के पास पिन रखी थी वो उसके पास आ जाएंगी। तो इससे ये पता चला इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर भी मैग्नेटिक इफेक्ट देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा और सबसे लास्ट में बी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारा 9 से रिलेट करता हुआ है, प्रोसेस स्किल को ध्यान में रखकर पेडागोजी में ऐड करा गया है। वाइल टीचिंग करेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर कविता मेंशन द फॉलोइंग स्टेप टू बी फॉलोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर द सेट पर्पज। मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन का पता लगाने के लिए वो कुछ चरण देती है जिनको हमें सही क्रम में बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब हमें कोई सॉलिड का वॉल्यूम मेज़र करना है तो पहले तो कोई सिलेंडर लेंगे तो और उस सिलेंडर का लीस्ट काउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। जो हमारा मापनी बेलन है उसका हम न्यूनतम माप को लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, पुट सफिशिएंट वाटर इन द सिलेंडर एंड नोट द रीडिंग। पानी डालेंगे उस सिलेंडर में और फिर से रीडिंग को नोट करेंगे। उसके बाद हम किसी सॉलिड को, जैसे कोई पत्थर है, उसको थ्रेड से बांधकर उस सिलेंडर वाले पानी में उसको सस्पेंड करेंगे। बेलन के पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाएंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो नोट द रीडिंग ऑफ द लेवल ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक हम लिखेंगे। तो ये हमारे स्टेप होंगे। सबसे पहले हमने लीस्ट काउंट को रिकॉर्ड करा, फिर हमने उसमें पानी डाला, फिर हमने सॉलिड को उसमें डाला और फिर से हमने लेवल को चेक करा क्योंकि वो लेवल बढ़ गया सॉलिड के डालने पर। तो इस तरह से हमने मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम बच्चे को सिखा देंगे। प्रोसेस स्किल का काम भी हो गया और बच्चे को टॉपिक भी समझ में आ गया। और ऐसे ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में है। पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा और फिर ए आएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, तो यही यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेडागोजी में पूछे गए साइंस में। आई होप आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है अगर आपको अच्छी लगी है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे स्टूडेंट सारे मेरी वीडियो को शेयर करते होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।